चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैंने आपको बोला था हम पेरोल के साथ क्या करेंगे, 192 टीडीएस है ना, कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे टीडीएस भी तो काटना है। आपने खाली सैलरी को ही बनानी है, एम्प्लॉय की सैलरी पे टीडीएस भी काटना है। तो उसके लिए हमने एक सेक्शन पेंडिंग रखा था टीडीएस का, कौन सा वाला, सेक्शन 192 दैट टॉक्स अबाउट द टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी। अब आप टैली से, अकाउंटिंग से होते होते कहाँ घुस जाओगे, इनकम टैक्स में, क्योंकि टीडीएस तो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो टीडीएस के जो और क्लॉज पड़े हैं उसके साथ इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये वाला है, सेक्शन 192। अब एक तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट हैं, तो इसलिए प्लीज़ जागे रहना ऑनलाइन वाले, है ना। और ये फेस टू फेस वालों को तो मैं सोने नहीं दूंगा, तो लेकिन आप लोग एडवांटेज लेते हो तो आज सोना मत, नहीं तो बहुत दिन तक नींद खराब करेगा ये सेक्शन आपकी, बाद में नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो किसी भी कंपनी में आप काम करोगे, कोई नहीं होगा तो उस कंपनी में डायरेक्टर सैलरी ले रहा होगा, है ना। कोई डायरेक्ट 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी ले रहा हो, क्या सोच के बैठते हो। किसी कंपनी का डायरेक्टर सैलरी ले रहे हो, क्या 15,000 20,000 रुपये सैलरी लेगा, तो डायरेक्टर सैलरी 50,000 60,000 लाख रुपये ले रहा होगा। तो जो आदमी 60,000 लाख रुपये सैलरी ले रहेगा उसकी सैलरी पे टीडीएस आपको कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। तो आप मानो कि 2 लोगों की कंपनी में भी काम कर रहे हो ना, तो भी डायरेक्टर की सैलरी पे टीडीएस काटोगे। तो और मैक्सिमम कंपनी में जो ठीक ठाक लेवल की कंपनी होंगी वहाँ 10-15 लोग ऐसे हो जाते हैं जिनकी सैलरी पे आपको टीडीएस कैलकुलेट करना है। तो जब आप पेरोल का इतना सारा काम कर चुके हो, टैली में सब चीज़ें सीख चुके हो, तो टीडीएस भी इनेबल करा लेते हैं हम। तो हमें बस पता होना चाहिए कि सैलरी पे टीडीएस काटते कैसे हैं। सब इसका जो टीडीएस काटने का सेक्शन है 192। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर मैं 194 के सेक्शन वाला टीडीएस मैं काटूंगा, 192 के सेक्शन वाले के लिए कोई और एम्प्लॉय रख लो, ऐसा होगा। सर सेक्शन 192 का टीडीएस काटने के लिए कोई और अकाउंटेंट रख लो, मैं नहीं कर रहा, नहीं, ये भी तो हमें ही काटना पड़ेगा। तो ये भी टीडीएस के साथ ही सीखना है। मैंने क्यों पेंडिंग रखा था, पहले पेरोल समझ लो। अब पेरोल समझ आ गया, तो पेरोल समझ आने के बाद अब सेक्शन 192 का टीडीएस समझते हैं। देखो टीडीएस सेक्शन 192 का मतलब है कि जब आपको सैलरी मिलेगी तो टीडीएस कटेगा, और इनकम टैक्स सैलरी में डील करता है सेक्शन 15, 16 और कौन सा, अलीसा बता सकते हो, सेक्शन 15, 16 और हेलो, तो 3 सेक्शन से डील करता है। लेकिन ये 3 ही सेक्शन सिर दर्द करने वाले हैं। इस 3 सेक्शन तक को कंक्लूड करने के लिए आपको बहुत सारे और इनकम टैक्स सेक्शन में जाना पड़ेगा, सेक्शन 10 में जाना पड़ेगा, सेक्शन 80 में जाना पड़ेगा, है ना, और आपको सेक्शन 10, सेक्शन 18, हाँ ये 2 सेक्शन और हैं इंपॉर्टेंट, और एक आधे छोटे मोटे सेक्शन हैं जैसे वो रूल वगैरह हैं, उन रूल में जाना पड़ेगा। वो थोड़े थोड़े से अलग अलग चीज़ें, लेकिन मेनली इन 3 के अलावा ये 2 सेक्शन और पढ़ने हैं, सेक्शन 10, सेक्शन 80, तो ये सेक्शन पढ़ने हैं। अब सेक्शन 15 जो कहता है, सेक्शन 15 कहता है कि आप कौन सी इनकम को सैलरी की इनकम मानोगे, सैलरी कब टैक्सेबल होगी। सॉरी, सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स विच टॉक्स अबाउट विच इनकम शैल बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ सैलरी। कब कोई सी इनकम को आप सैलरी मानोगे। किसी इनकम को सैलरी मानने के लिए देयर मस्ट बी 2 पर्सन, वन इज अ एम्प्लॉयर, अदर वन इज एम्प्लॉई। कम से कम 2 लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है। अगर एम्प्लॉयर, देखो आप, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं आपका एम्प्लॉई हूँ, नहीं ना। तो आपने पैसा दिया है एनआईएफएम को, दिया है, क्या एनआईएफएम, आप एनआईएफएम के एम्प्लॉयर हो, नहीं। तो यानी कि पैसे का एक्सचेंज तो 2 लोगों के बीच में बहुत काम होता है, लेकिन सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो सकता। वो सैलरी में टैक्सेबल कब होगा, जब वहाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होगा। जैसे मेरा और एनआईएफएम का रिलेशन क्या है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है। पैसे आपने भी दिए एनआईएफएम को, लेकिन आपके पैसे में एनआईएफएम को जब पैसा दे रहे हो तो वो एनआईएफएम की सैलरी की इनकम नहीं है, वो पीजीबीपी की इनकम है, बिजनेस इनकम है, क्योंकि आप एनआईएफएम के एम्प्लॉयर नहीं हो। पैसा तो दे रहे हो लेकिन एम्प्लॉयर नहीं हो, तो हर पैसा देने वाला एम्प्लॉयर भी नहीं होता। तो देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन, वन इज एम्प्लॉयर, अदर वन इज एम्प्लॉई।
एक इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए, दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी चीज ये कहता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस। सैलरी कब टैक्सेबल होती है? ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए। ड्यू हो जाए का मतलब आपने मई के महीने में काम करा, मई 24, आपकी सैलरी नहीं मिल रही, अभी देंगे 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 नहीं दे रहे, आपने नौकरी छोड़ दी वाली कंपनी और आपको सैलरी भी नहीं मिली। अप्रैल की सैलरी मिली थी, मई की सैलरी नहीं मिली। अब आप इसके अलावा किसी और कंपनी में चले गए, बाकी आपने 10 महीने किसी दूसरी कंपनी में काम करा, तो जिस कंपनी में 10 महीने काम करा वो कितने महीने की सैलरी देगी आपको? 10 ही महीने की देगी ना। और 11 महीने और 12 महीने, 12 में से आपको सैलरी कितने महीने की मिली है? 11 की। अप्रैल की तो दी थी, मई की तो नहीं दी। आप तो मई की अप्रैल की भी खा जा रहे हो। अप्रैल की तो मिली है, ये तो मिली थी, मई की नहीं दी कंपनी ने। मई की कंपनी ने नहीं दी, आपने जॉब छोड़ दी, वो तो आपके पास ऑप्शन है। तो आपको 12 महीने से कितने महीने की सैलरी मिली है? 11 महीने की सैलरी मिली, केवल मई के महीने की सैलरी मिली। लेकिन क्या मई के महीने की सैलरी ड्यू हुई थी? नहीं हुई थी। ड्यू होने का मतलब राइट टू रिसीव था जनरेट। आपने वहाँ काम करा तो राइट टू रिसीव तो है ना। आप उसके अपने हक के लिए लेबर कोर्ट तक जा सकते हो, है ना, कि भाई मेरी सैलरी नहीं दे रहे, मेरी कंपनी मेरे को सैलरी दिलाई जाए। आप लेबर कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो, कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो। तो यानी कि कब करते हो? जब आप ड्यू होगी वहाँ पे। मान लो आप मई के महीने में एक दिन भी नहीं आए, तो क्या सैलरी मांगने जा सकते हो कोर्ट में? तो आपने पूरे महीने मई में काम करा तो सैलरी तो ड्यू तो हुई, लेकिन रिसीव कितने महीने की हो रखी है? 11। ड्यू कितने महीने की हुई है? 12। तो अब अपने ध्यान से सुनना, ड्यू हुई 12 महीने की सैलरी, ड्यू 12 मंथ और रिसीव्ड कितने महीने की? रिसीव्ड हुई 11 मंथ। अब अपनी ITR भरोगे तो अगर मान लो आपकी सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ है, तो अपनी ITR में कितनी सैलरी लिखोगे आप? 6,60,000 या 7,20,000? मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। 6,60,000 मतलब 6,60,000 का मतलब है इंटू 11, ठीक है, और 7,20,000 का मतलब है इंटू 12। अब आप बताओ कितनी सैलरी दिखाओगे? 11 महीने की सैलरी ITR में दिखाओगे या 12 महीने की? मिली 11 ही महीने, ध्यान रख लेना। अब वो सैलरी मिलेगी भी नहीं मई की, अब क्या मिलेगी? अब तो मुश्किल ही है, ना के बराबर चांस है। लेकिन ऑलरेडी उसका वो चीज काउंट तो हो गया ना, तो उसका ड्यू हो गया, और ड्यू रिसीव जो भी पहले हुआ टैक्सेबल फिर तो एक पूरा 12 महीने में करना होगा ना। बिल्कुल सही कह रही है अलीसा, वेरी गुड। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो मई की सैलरी ड्यू हो गई नहीं हो गई? क्या आपकी ITR की डेट होने तक, जब तक 31 जुलाई की डेट ITR की डेट है, 31 जुलाई तक वो मिली आपको? नहीं मिली, बट ड्यू हो गई अर्लियर। तो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। और इनकम टैक्स सैलरी में लॉस को भी नहीं मांगता। इनकम टैक्स के डिक्शनरी में सैलरी वाले एम्प्लॉय को लॉस हो ही नहीं सकता, जबकि ये लॉस है, पूरा लॉस है। अगर मान लीजिए मैंने इस साल में 12 महीने की इनकम पे अपनी टैक्स दे दिया, इस उम्मीद में कि अगले साल मिल जाएगी, और अगले साल नहीं मिली, तो मेरे को लॉस हुआ ना 60,000 रुपये का। तो ये लॉस मिलना चाहिए, लेकिन इस सैलरी पे लॉस इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। तो आपको सैलरी कितने महीने की दिखानी है ITR में? 12 महीने की, बेशक 11 ही मिली है। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। यानी कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, अगर आपके यहाँ से कोई एम्प्लॉय ऐसा छोड़ जाए जिसको आपकी कंपनी ने 11 महीने की सैलरी दी थी और उसका TDS काटना है, तो 12 महीने की सैलरी पे TDS काटना पड़ेगा, 11 पे नहीं काटोगे। ड्यू पे भी काटना है ना, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ड्यू भी टैक्सेबल दिखानी है। या तो वो फरवरी में छोड़ जाए, मार्च में काम ही ना करे, तो जब जिस महीने वो काम ही नहीं करेगा उस महीने ड्यू नहीं होगी। लेकिन अगर उसने काम करा है, आपके यहाँ अटेंडेंस लगी हुई है उसकी, तो सैलरी तो आपको बुक करनी पड़ेगी उसकी। आपको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा और उसकी इनकम रिकॉर्ड करके उसका TDS काटना पड़ेगा उसके ऊपर। वो अलग बात है कि उसके साथ अन्याय कर रहे हो आप, दिए आपने 11 महीने के, लेकिन इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स है ना, लॉ के ऊपर तो कुछ जा नहीं सकते। और आपका
सर उस एम्प्लॉय का लॉस हो गया ना फिर तो। हाँ लॉस तो हो गया बेटा, बिल्कुल हो गया, लेकिन वो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना उसका। इनकम टैक्स की लैंग्वेज ऐसी है, एक्ट में ऐसा ही लिखा है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस। ना भी मिले तो भी टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस लॉस वो एम्प्लॉय सर कंपनी के हैं, हाँ क्लेम कर ले, बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर सकता है, वो उसका लीगल राइट है। लेबर कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, वो उसका लेजिटिमेट राइट है। जब उसने काम करा है तो सैलरी पाने का हकदार तो वो है, वो उसका लेजिटिमेट राइट है, जिस लेवल तक वो जाना चाहे वहाँ जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, एम्प्लॉय कोर्ट कचहरी में रहेगा तो नौकरी कब करेगा ना, तो इसलिए एम्प्लॉय कहता छोड़ मारने दे, अब नहीं मिली मिल गई ठीक है, नहीं मिली नहीं मिली। कुछ लोग कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कर देते हैं, जो कर देते हैं तो कर देते हैं, फिर लेबर एम्प्लॉयर जाता है कोर्ट में घसीटने, वो भी दिक्कत है। जाना तो एम्प्लॉय को भी है ना, मान लो एम्प्लॉयर के पास तो वकील है, कोई भी अपनी कंपनी का कोई भी स्टाफ को अपॉइंट कर दिया, भाई जाके तू कोर्ट में जाकर अपीयर हो जाया कर, मेरा अथॉरिटी लेटर ले जा, लेकिन एम्प्लॉय को तो खुद ही जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए एम्प्लॉय थोड़ा इस बात से पीछे हटते हैं, लेकिन अगर कोई चले जाए कोर्ट तो जा सकता है, उसमें उसका हक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सैलरी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से आ रही है या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से आ रही है, ये भी कोई मैटर नहीं करता। सैलरी आइदर फ्रॉम द पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और फ्रॉम द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट डजेंट मैटर। सैलरी का मतलब है सैलरी है, पार्ट टाइम से या फुल टाइम से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। अब फॉरगोइंग और सरेंडर दो शब्द हैं, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग का मतलब है कि आपने वो सैलरी लेने से मना कर दिया। मई के महीने में आपने काम करा था, मई 24 में आपने काम करा, एम्प्लॉयर ने बोला भाई तुम्हारी सैलरी 7 जून आ गया, अपनी सैलरी पकड़ो। अब मैंने क्या करा, वैसे मैं करूँगा नहीं, लेकिन अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करो, बड़ी गर्मी हो रही है, इस महीने की सैलरी ना कहीं गरीबों में रूह अफ़ज़ा और कूलर पंखे कुछ बंटवा दो, बहुत गर्मी हो रही है, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मैं सैलरी नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में सैलरी आएगी? आएगी मेरे अकाउंट में सैलरी? नहीं आएगी। अब मैंने पूरे 12 महीने काम करा तो मेरे अकाउंट में सैलरी कितने महीने की आई? 11 की, 12 की, ये तो मैंने ली नहीं ना, अभी तो गरीबों बंटवाया है, ठीक है, तो अभी तो बंटवाई है गरीबों, तो मेरे अकाउंट में सैलरी कितनी आई? 11 महीने की। मैंने 1 महीने की सैलरी क्या कर दी? फॉरगो कर दी, छोड़ दी। तो क्या ये टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? होगी। फॉरगोइंग इज सैलरी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सैलरी। अगर कंपनी मुझे पैसे दे देती, मैं उस पैसे का फिर वही काम करता, कहीं पंखे कूलर कुछ बांट देता, रूह अफ़ज़ा बांट देता है ना, शरबत बांट देता, यही काम तो करता। तो मैंने खुद ना बांट के एम्प्लॉयर को बोला तुम ये पैसे को डायरेक्ट किसी संस्था को दे दो, वो अपने आप काम करेगी, कुछ 6 काम में लग जाएगा मेरा पैसा। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। तो फॉरगोइंग सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल। अब मेरे बैंक में 11 महीने की सैलरी आई, सैलरी ड्यू 12 महीने की हुई थी, टैक्सेबल भी 12 ही महीने की है, मुझे वो सैलरी पे जो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है, इट इज़ एप्लीकेशन, इट इज़ एज इक्वल टू एज एप्लीकेशन। मैंने खुद लेके बांटता या कंपनी से डायरेक्ट बंटवा दिया, बट कंपनी ने भी बांटा किसके डायरेक्शन पे? मेरी डायरेक्शन पे बांटा है ना। अगर कंपनी ये बोले कि इस महीने हम एम्प्लॉय को, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे, सबकी सैलरी हम गरीबों बांट रहे हैं, क्या पॉसिबल है? या किसी एक ही एम्प्लॉय को बोल दें कि भाई तुम्हारी सैलरी नहीं दे रहे, तुम्हारी सैलरी को हम गरीबों को बांट देंगे, क्या पॉसिबल है? नहीं कर सकती। कब करेगी? जब वो मेरा कंसेंट ले लेगी। अगर मेरा कंसेंट ले लेगी तो फिर मैं अपनी सैलरी को अप्लाई करने की परमिशन दे रहा हूँ ना। तो दिस इज फॉरगोइंग ऑफ सैलरी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द सैलरी, अनदर एप्लीकेशन ऑफ सैलरी। तो अनदर एप्लीकेशन ऑफ सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल। फॉरगोइंग, आप अपनी सैलरी लेने से मना कर दो, वो भी टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि वो ड्यू हो चुकी है। आपने क्या करा? रिसीव ही तो नहीं करी, तो ड्यू तो हो गई, टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कह रही है, देखो गवर्नमेंट का ये रूल बनाने के लिए एक्ट में सारे क्लॉज डालने का मतलब क्या है? सरकार क्या चाहती है? आपसे सैलरी पे टैक्स आती है, आपकी इनकम पे टैक्स ही तो चाहती है। सरकार का पर्पज़ क्या है? टैक्स कलेक्ट करना। आपकी सैलरी पूरे साल में 8 लाख रुपए की सैलरी है, उस पर जो भी टैक्स बनता है सरकार को टैक्स चाहिए। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 840 कर लेता हूँ, 8,40,000 रुपये की सैलरी है, आप सरकार को इस पर टैक्स चाहिए। 8,40,000 रुपये का मतलब हो गया 70,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है आपकी। जब 70,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है तो इसमें से अगर आप कुछ भी जो टैक्स बनता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल के मान लेते हैं 25,000 रुपये का टैक्स बनता है, तो सरकार तो इस 25,000 के ऊपर नजर गड़ाए बैठी है कि 25 आना चाहिए, बाकी एम्प्लॉय उस सैलरी का जो मर्जी करे, हमें कोई बर्दाश्त नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉय का ये जो सैलरी है 70 के 70,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट सरेंडर अकाउंट में डाल दूँ,
अगर 25 की जगह वो एम्प्लॉय अपनी पूरी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट सरेंडर अकाउंट में डाल दे तो सरकार को कोई तकलीफ है? अगर वो सैलरी जोड़ता तो भी टैक्स कितनी लेती सरकार? 25,000। उस एम्प्लॉय ने कितने दे दिए? पूरे 70,000। अब इससे बढ़िया कोई बात होगी? तो अब ये डिडक्शन अलाउड होगी। दिस इज नॉट एप्लीकेशन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सरेंडर अकाउंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी सरेंडर अकाउंट में पैसा डालते हो तो आपके लिए वो सैलरी मानी नहीं जाएगी। अब ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है? फॉरगोइंग में बन रही थी, ना मिलने पर भी बन रही थी, लेकिन अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सरेंडर अकाउंट में पैसा डाल दिया तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द, दिस इज द सरेंडर ऑफ द सैलरी एंड दिस विल नॉट बी टैक्स्ड। ये टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर है? देखो, अगर किसी ने बोला, कंपनी के मालिकों ने बोला कि कटवानी है सैलरी किसी के वेलफेयर में, किसी के भले के लिए, किसी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो जिस आदमी का मन नहीं कर रहा होगा वो मना कर सकता है। कोई फोर्सफुली नहीं है ना, ज़बरदस्ती नहीं है। आप विलफुल करो या आपकी कंपनी ज़बरदस्ती काट ले, दोनों ही केस में वो एप्लीकेशन ऑफ मनी है, वो सरेंडर ऑफ एप्लीकेशन मनी नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रही, अपनी मर्जी से आप किसी को भी दे दो, है ना? तो वो एप्लीकेशन ऑफ मनी जाएगी और इनकम टैक्स में आपके लिए वो टैक्सेबल है, क्योंकि ड्यू तो पूरी हुई थी। आप कह रहे हो मेरी किसी एम्प्लॉय की मान लीजिए 80,000 रुपये की सैलरी है, कंपनी ने बोला ये हर इस कंपनी के हर एम्प्लॉय को 1,000 रुपये अपनी सैलरी में से देने हैं, तो 1,000 रुपये अपनी सैलरी में से वो एम्प्लॉय की फैमिली को, डिसीज की फैमिली को दे रहे हैं सारे लोग मिलके, लेकिन जिसकी सैलरी 80,000 है उसके लिए काउंट 80,000 ही होगी। चेक कितने का मिलेगा? 79,000 का, लेकिन टैक्सेबल तो 80,000 ही है। ये अगेन एप्लीकेशन ऑफ मनी है ना, फॉरगोइंग वाला पोर्शन ही तो है ये। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या मैनेजमेंट के दबाव में आके कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, आपकी सैलरी कट गई या काट ली। अगर देखो पैसा कट रहा है आपका, आप विलफुली दो, फोर्सफुली दो, उससे कोई इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं। ऐसा क्या होगा ना, अगर मान लो इनकम टैक्स ऐसे करने लगा तो हर आदमी क्या करेगा, जब तक वो वहाँ नौकरी कर रहा है तब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, काट लो सर, अरे और देने और दे दो बस। नौकरी छोड़ के जाते ही बोल देगा इनकम टैक्स, इसने तो मेरी जबरदस्ती काटे थे, मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा। इनकम टैक्स तो इन्हीं लड़ाई झगड़ों में छुटा रहेगा। हाँ, कोई जरूरी कोई है जिस आदमी की नौकरी तनख्वाह से सैलरी कटी है वो पूरे 12 महीने वो काम ही करेगा? 12 महीने काम करने के बाद भी वो मार्च के महीने में छोड़ के चला गया, मार्च के बाद छोड़ के चला गया, जून जुलाई में छोड़ के चला गया, रिटर्न भरने से पहले इनकम टैक्स को लिख देगा ये तो इन्होंने मेरे पैसे तनख्वाह में से जबरदस्ती काट ली, मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा। तो इनकम टैक्स ऐसी कम उसके क्लेम्स के जो है भरमार लग जाएगी। तो इनकम टैक्स कह रहा मैं तुम्हारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर नहीं हूँ, डिस्प्यूट तुम्हारा डिपार्टमेंट के साथ, तुम्हारे अपनी कंपनी के साथ है। मैंने तो बोल दिया अगर फॉरगो करोगे विलफुली फोर्सफुली मुझे मतलब नहीं है, तो मैं तो उसकी सैलरी को टैक्सेबल मान लूंगा। हाँ, अगर तुम्हारा मन कर रहा है बहुत धार्मिक काम करने का, तुम यहाँ दो ना, देखो हम कितने संत लोग बैठे हैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये वॉलंटरी सरेंडर सैलरी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर ये वॉलंटरी सरेंडर अकाउंट में डाल दो, सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी सरेंडर अकाउंट में पैसे जमा कर दो, तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। अदरवाइज जो मर्जी करोगे हम उसे एप्लीकेशन ही मानेंगे। ठीक है, चले अली से आगे। सैलरी पेड टैक्स फ्री, ये क्या लिखा है इसके आगे? सैलरी पेड टैक्स फ्री, देयर इज नो सच एस्पेक्ट इन एग्जिस्टेंस। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या है कि कुछ कंपनियां क्या कहती हैं, कुछ कंपनियों के पास जो एम्प्लॉय होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होते हैं, लाडले एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, कंपनी कहती है यार तुम्हारी सैलरी पे हम टैक्स भी हम ही देंगे, तुम बस काम करो, तुम्हें चिंता कोई नहीं है। एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी मान लीजिए साल की 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए की सैलरी पे टैक्स आएगा 4 या 12, 12 और 1 13, 13,12,500 प्लस सेस वेस और लग जाएगा 4%, तो अभी छोड़ दो, मान के चलते हैं 13,12,000 रुपये का टैक्स आना है इसके ऊपर। ठीक है, 13,12,500 रुपये का टैक्स आएगा। अब वो कहेगा तुम तो मेरे को 50,000 रुपये की सैलरी दिखा रहे हो, 13 लाख का टैक्स ही काट लिया, अल्टीमेटली तुमने मुझे दिए कितने, 37 लाख रुपये के आसपास, 37-36 के आसपास मोटे मोटे तौर पे, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख रुपए के आसपास दिए। तो तुम 50 लाख कहाँ दे रहे हो, मुझे तो 37 लाख रुपए दे रहे हो। तो अब कंपनियां क्या कहती हैं, अच्छा यार तो चिंता मत करो, ये 13 लाख रुपए तुमसे और ले लियो। यानी कि जो टैक्स बना था वो कंपनी ने कहा हम टैक्स का पे कर देंगे, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है टैक्स फ्री जैसी कोई चीज़ ही नहीं है इंडिया में। क्यों नहीं है? इनकम टैक्स ने एक, आपने अगर इनकम टैक्स कहीं पढ़ा होगा तो उसमें आप एक चीज़ पढ़ी होगी, परक्यूजिट्स पढ़ी थी किसी ने इनकम टैक्स में? परक्यूजिट्स किसने पढ़ा था इनकम टैक्स में? मतलब नाम सुनाओ, पढ़ा तो छोड़ो आप कोई बात नहीं, पढ़े की जिम्मेदारी छोड़ दो, नाम सुना था परक्यूजिट एक्ट से पहले? तो परक्यूजिट्स क्या होता है, कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसी बेनिफिट एम्यूनिटी
हाँ, कोई भी ऐसा बेनिफिट, एमिनिटी और फैसिलिटी विच इज द लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय बट बॉर्न बाय द पेड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा, कोई भी बेनिफिट जिसके लिए खर्चा करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, कर्मचारी की थी, लेकिन खर्चा कर कौन रहा है? कंपनी कर रही है, तो वो एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा? परक्यूजिट। परक्यूजिट होने का मतलब है उसी की सैलरी में जुड़ जाएगा, ठीक है, उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा। अब ये एम्प्लॉय कितने मांग रहा है? 50 लाख रुपए, 13 लाख रुपए टैक्स गए, कंपनी करे 13 लाख का टैक्स हम ही दे रहे हैं, तो टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी थी? एम्प्लॉय की खुद की थी, तो इसकी सैलरी 50 नहीं मानी जाएगी, 50 + 13 मानी जाएगी, जो भी 13, 12, 500 का टैक्स है। अब कितनी हो गई? 63। अब 63 पर टैक्स निकालो, फिर कंपनी कहेगी इस पे टैक्स देंगे, फिर वो उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा, तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए टैक्स फ्री सैलरी जैसी कोई पार्ट नहीं है, सैलरी पेड टैक्स फ्री जैसा कोई पार्ट नहीं है। जो भी कंपनी उसकी सैलरी पे टैक्स देगी, जब वो अपनी इंडिविजुअल ITR भरेगा, उसे वापस उसे जोड़ना पड़ेगा अपनी सैलरी में, वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। कंपनी ने 50 लाख रुपए दिए प्लस 13 लाख रुपए का टैक्स दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टैक्स का उसे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसी के पैन नंबर पे जमा होता है। जब ये अपनी ITR भरेगा तो अपनी ITR में 63 लाख रुपए की इनकम दिखाएगा, 63,12,500 की इनकम दिखाएगा, ना कि 50 लाख की इनकम दिखा पाएगा। तो कोई टैक्स फ्री सैलरी आई? नहीं आई, कभी टैक्स फ्री सैलरी नहीं। तो अगर कंपनी ने उसके बिहाफ पे टैक्स भी पे कर दिया तो वो उसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्टी बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ बड़े लेवल पे, डायरेक्टर वगैरह के लेवल पे ऐसा होता है। तो आपके केस में कभी आए तो याद रखना, जो टैक्स कंपनी ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे करा वो एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ दें, तब TDS काटना, है ना। तो इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि टैक्स फ्री जैसी कोई चीज़ नहीं है इंडिया में, खासतौर पर टैक्स फ्री सैलरी जैसी कोई चीज़ नहीं है। चले आगे, देखो सेक्शन 9 डील करता है सैलरी की एक्रूवल और रिसीट पे कहाँ टैक्सेबल होगी, कहाँ नहीं होगी, एक्रूवल से बेस है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 कहता है सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज आउटसाइड द इंडिया। अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट, जैसे भारत के एम्बेसी के लोग हैं, वो कहाँ है? जो भारतीय एम्बेसडर हैं वो तो अलग अलग कंट्रीज में है ना, वो अपनी सर्विस दी, कोई US एम्बेसडर है ना, कोई USA में एम्बेसी में है भारत के नागरिक, कोई कनाडा के एम्बेसी में है, कोई और एम्बेसी में। जो वहाँ की एम्बेसी में है वो तो, जो एम्बेसी वहाँ संभाल रहे हैं वो तो कोई भारतीय नागरिक ही है ना, उसने वहाँ का लोकल स्टाफ हायर कर रखा है उस ऑफिस को चलाने के लिए, लेकिन जो मेन करता धरता है, जो एम्बेसडर है, वो तो भारतीय नागरिक हैं। तो भारतीय नागरिक को, जो इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देती है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड। वो सर्विस कहाँ दे रहा है? जिस कंट्री में वो एम्बेसडर है वहीं तो दे रहा है, लेकिन सैलरी कहाँ से जा रही है? इंडिया से। तो उसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ आएगी? इंडिया में। यानी कि रिसीव इंडिया में, बाहर सैलरी की सर्विस कहाँ दी? बाहर। रिसीव कहाँ हो रही है? बाहर, लेकिन टैक्सेबल कहाँ होगी? इंडिया में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैलरी दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी एम्बेसडर को, या किसी को भी, एम्बेसडर तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जल्दी से समझ आ जाएगा, किसी भी नागरिक, मान लीजिए कोई स्पाई है, हालांकि स्पाई को बाहर सैलरी भेजेगी नहीं इंडियन गवर्नमेंट, है ना, मरना नहीं है ना। अगर स्पाई को सैलरी बाहर भेजी, उसके बैंक अकाउंट में वो गलती से पकड़ा गया, तो क्या वो जो गवर्नमेंट जो उसे पकड़ेगी, क्या छोड़ेगी उसका बैंक अकाउंट? तो हालांकि गवर्नमेंट स्पाई के केस में गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा नहीं देती उसको, वो कहीं इनडायरेक्ट तरीके से रूट होता है, वो उसकी अपनी पॉलिसी है उनकी। तो अगर मान लीजिए कोई और है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टेक्नोलॉजी के लिए गया है, डेवलपमेंट के लिए कहीं बाहर कोलैबोरेशन के लिए गया है, वहाँ पे गवर्नमेंट वो सर्विसेज दे रहा है अपनी, तो गवर्नमेंट उसे जब सैलरी देगी तो टैक्सेबिलिटी इंडिया में होगी, जबकि उसकी सर्विस भी बाहर है, रिसीव भी बाहर है। तो गवर्नमेंट, लेकिन सेक्शन 9 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 के हिसाब से एनी अमाउंट पेड टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड द इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। दूसरी चीज़, उसे माना जाएगा डीम टू एक्रू और अराइज की सैलरी का एक्रूअल कहाँ हुआ? इंडिया में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 क्या कहता है? जब 10 आएगा ना, तब तक मान लेना कुछ एग्जम्पशन आने वाली है। पूरे इनकम टैक्स में जहाँ सेक्शन 10 है वहाँ एग्जम्पशन है। तो सेक्शन 10 कहता है कि लेकिन जो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं उनको जो अलाउंसेज और परक्यूजिट्स मिलते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी होम टाउन से बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं, वहाँ बहुत सारे मेंटेन करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं, इसलिए कंपनी उन्हें इनकम टैक्स भारत सरकार उन्हें अलाउंसेज और परक्यूजिट दे रही है। तो उनको जितने भी अलाउंसेज और परक्यूजिट्स मिलते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सैलरी पे टैक्स लगेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो, ऐसे लोग जो भारतीय सिटीजन नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है,
आर एंटाइटल्ड द फॉलोइंग एग्जेम्पशन, उनको कुछ एग्जेम्पशन मिलेंगी। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड, अब देखो जब इंडिया का कोई एम्बेसडर किसी दूसरी कंट्री में है तो वहाँ पे जब वो सैलरी रिसीव कर रहा है तो वहाँ टैक्सेबल नहीं हो रही है ना। इंडिया में भी क्या है, सैलरी रिसीव्ड बेस पे टैक्सेबल है ना। अगर इंडिया में सैलरी रिसीव भी होगी तो भी टैक्सेबल है। अगर कोई बाहर का आदमी इंडिया में आया और उसे इंडिया में सैलरी रिसीव हो गई, बेशक वो इंडियन नागरिक नहीं है, टैक्सेबल हो जाएगी उसके लिए। वो कुछ एग्जाम्पशन है, सर्टेन एग्जाम्पशन है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ 1 साल घूमने आ जाए और सारी सैलरी यहीं बैठ के रिसीव कर रहा है तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी उसके लिए वो। तो ऐसे ही अभी क्या कह रहा है कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन नहीं है और इंडिया में है एम्बेसी वगैरह में, तो उसकी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब जैसे इंडिया में अमेरिकन हाई कमीशन है ना, यूके हाई कमीशन है, आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश, हर कंट्री का हाई कमीशन यहाँ पे ना, उच्चायोग एम्बेसीज हैं यहाँ पर, चाणक्यपुरी एम्बेसी से भरी हुई हो। तो जो भी एम्बेसडर यहाँ पर हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में हमारे देश के लोगों को रिसीव होने वाली सैलरी वहाँ टैक्सेबल नहीं हो रही, ऐसे ही वो लोग जब हमारे देश में सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6, सेक्शन 10(6)(2) रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन ऑफिशियल फॉरेन एम्बेसी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 6 रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेज। अगर कोई आदमी किसी विदेशी कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, कोई भी एम्प्लॉई किसी कंपनी का इंडिया में आता है और यहाँ के ऑपरेशन देखने के लिए आया है, जैसे टोयोटा है ना, टोयोटा हो गई, और आपकी वो हो गई क्या नाम हैं, सुजुकी वाले हो गए है ना, मारुति इंडियन काउंटर सुजुकी हो गया, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशों से इंडिया में आके काम कर रही हैं। जब अब सारा काम तो वहाँ से रिमोट कंट्रोल से हो नहीं सकता, तो यहाँ टाइम पे वो विजिट के लिए भी आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग के लिए आते हैं कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, मीटिंग है, नेगोशिएशन करनी है, बहुत सारे काम है। तो जब वो इंडिया में आते हैं और उस दौरान वो इंडिया में कोई सैलरी रिसीव करेंगे तो उनके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंडीशन के अलावा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बस वो इंडिया में 90 दिन से ज़्यादा ना रह जाए। अगर इंडिया में वो 90 दिन से ज़्यादा रह गए तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 90 उनका स्टे इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर स्टे उनका 90 दिन से कम होना चाहिए। सैलरी रिसीव्ड बाय अ नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट फॉरेन शिप। अब कोई विदेशी शिप इंडिया में आया, सामान लेकर आया, टूरिस्टों को लेकर आया, अब वो इंडिया में पार्क हो गया, इंडिया में जाएगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब दोबारा उसका कोई ट्रिप बनेगा, तो उस दौरान जो इंडिया में वो स्लिप रिसीव कर रहा है, जो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो यहाँ पे सैलरी तो लेगा ना वो, तो जो सैलरी उसे यहाँ मिलेगी वो भी उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। हालांकि अभी हम जब ये इनकम टैक्स का पार्ट पढ़ेंगे ना सैलरी वाला अब प्रॉपर, तो वहाँ जाके ज़्यादा समझ आएगा। अभी आपको इतनी डीप में वैसे समझ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताया। रेम्यूनरेशन फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अब जो फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो यहाँ पे उसके ट्रेनिंग वगैरह के लिए आते हैं, जैसे अभी कुछ यूएस आर्मी आई थी इंडियन आर्मी के साथ कोलैब करने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए आए थे, एक दूसरे की ट्रेनिंग, एक दूसरे को ट्रेन करने के लिए आए थे, तो उस दौरान जब यूएस आर्मी ने यहाँ पे सैलरी ली होगी तो वो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं थी। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है। सेक्शन 9 कह रहा है आपको कब कब एक्रू होगी, कब अराइज होगी, वो चीज़ें। अब ये यहाँ से चालू होता है सैलरी में। सेक्शन 15 था चार्जिंग सेक्शन, हाउ एंड व्हेन सैलरी इज टैक्स्ड। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर बेसिस। सेक्शन 15 तो बताता था कब टैक्सेबल होगी। सेक्शन 16 आपको सैलरी में कुछ डिडक्शन देता है। सेक्शन 16 में एक डिडक्शन आई है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 16 में डिडक्शन ही है केवल, उसके अंदर 17 में सैलरी की डेफिनेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं 17 में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एम्प्लॉय को मिलती है। जो भी एम्प्लॉय इंडिया में सैलरीड इनकम कमा रहा है सबको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और वो भी फ्लैट 50,000 रुपये की। ₹50,000 और अर्न सैलरी विच एवर इज लोअर। जो सैलरी आपने कमाई है वो और 50,000 जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन। मतलब मान लीजिए आपकी जॉब लगी 15 मार्च 24 को, 15 मार्च 24 को आपकी जॉब लगी और आपकी सैलरी है 80,000 रुपये पर मंथ। इससे पहले आप कुछ बिजनेस कर रहे थे अपना, ठीक है। अब आपको 15 मार्च के महीने 15 दिन की सैलरी मिलेगी 40,000 रुपये, ठीक है। पर आधी सैलरी तो मिलेगी, 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी, प्लस आपके पास बिजनेस की इनकम भी आ रही है, 8 लाख रुपए की बिजनेस इनकम है। अगर अभी बिजनेस इनकम ना दिखाओ तो बोलोगे 40,000 की इनकम पे ITR भरने की जरूरत नहीं है,
है ना, तो दिखानी तो पड़ेगी क्योंकि आपके पास बिजनेस इनकम है। तो आपकी इस साल की टोटल इनकम तो हो गई 8,40,000। अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी? हाँ जी, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी? 40,000 40,000, क्योंकि 40 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो किसके अगेंस्ट है? सैलरी के अगेंस्ट है। ये तो आपकी बिजनेस की इनकम है। तो मैक्स अभी मैंने आपको बोला ₹50,000 और अर्नड सैलरी विच एवर इज लोअर। तो अर्नड सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी कमाई कितने आपने? 40,000। तो डिडक्शन भी कितने की मिलेगी? 40,000 की। नहीं तो लोग भोले भाले लोग हैं, बोलेंगे देखो सर इनकम टैक्स वालों, मेरी सैलरी है 50,000 और 40,000, आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी थी 50,000, तो 10,000 मुझे लौटा दो जरा प्यार से, क्योंकि नेगेटिव हो गई ना मेरी सैलरी। अगर 50,000 घटाने को दे दे इनकम टैक्स, तो हम तो बड़े भोले भाले लोग हैं, हम तो बोलेंगे भाई साहब देखो 10,000 रुपये का लॉस हो गया, जरा 10,000 रुपये दे दो निर्मला सीतारमन जी। अब तो तिबारा भी आ गई वो, है ना, तो अब शायद दे दे 10,000। दे देंगे? नहीं देंगे। इनकम टैक्स की एक थंब रूल है, इनकम टैक्स की गिवन डिडक्शन से किसी भी मेजॉरिटी केसेस में किसी भी गिवन डिडक्शन से आपकी इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती, मैक्सिमम नील हो सकती है। ठीक है, इनकम टैक्स ये कह रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं आपसे टैक्स ना लूँ, लेकिन मैं उल्टा दे दूँ, इतने भी शरीफ नहीं है हम। तो इनकम टैक्स की किसी भी डिडक्शन के बेनिफिट से, डिडक्शन या एग्जम्पशन से आपकी इनकम नेगेटिव इन जनरल सेंस नहीं जा सकती। किसी एक आध जगह जाएगी, वो वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली 99 के मेजोरिटी केस में 99% केस में योर इनकम विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकती। आप उल्टा नहीं मांगना किसी से भी, इनकम टैक्स में से उल्टा मत मांगना। अगर आपकी सैलरी पूरी 80,000 रुपये आती तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती? 50,000 फिर 50 मिलती, फिर कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। तो आपकी 30,000 इनकम टैक्सेबल है। डिडक्शन का मतलब वो पोर्शन आपकी इनकम के में से हट जाएगा, है ना। जितनी की डिडक्शन मिलेगी वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अब आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट कितना बनेगा? 30,000 रुपये, है ना। 50,000 तो घट गया, 30,000 बनेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड टू एवरी एम्प्लॉय वेदर ही ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC और फॉर न्यू ओल्ड रिजीम। ये दो चीज़ें पता है आपको? ओल्ड रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम पता है? ये सर एक ओल्ड रिजीम थी सर, उसमें टैक्स स्लैब रेट अलग था, न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब रेट अलग है। हाँ, इसे बोलते हैं न्यू रिजीम। नाउ दिस इज द डिफॉल्ट ऑल्सो। देखो इनकम टैक्स में टैक्स लगाने के लिए, इंडिविजुअल की टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आज की डेट में दो तरह के टैक्स रेट चल रहे हैं, एक पुराने वाला, एक नए वाला। और अब यही बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। ये तो आपको ऑप्ट करना पड़ता है कि नहीं मैं पुराने में भरूंगा, इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। अब अगर आप फॉर्म नहीं भरे तो इसका मतलब आप पैसे दे रहे हो। तो यहाँ टैक्स का रेट अलग है, यहाँ टैक्स का रेट अलग है। यहाँ वाले में कुछ छूट मिलती है, यहाँ वाले में कुछ छूट नहीं मिलती हैं, तो उन दोनों में फ़र्क है। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को अलाउड है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई आदमी 115 BAC न्यू रिजिम में जाए या फिर ओल्ड रिजिम में जाए, दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। ठीक है, मार्च 23 वाले साल तक पुराने वाले में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, नए वाले में सॉरी, मार्च 23 तक जो साल गया है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजिम में 115 BAC में नहीं थे। लेकिन क्योंकि लोगों ने वहाँ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इनकम टैक्स तो लगता था लोग न्यू रिजिम से ज़्यादा ITR भरेंगे, लेकिन लोगों ने ITR न्यू रिजिम से नहीं भरी, तो इनकम टैक्स को ये तो मजबूरी में अलाउ करनी पड़ गई। दोनों में आप पुराने टैक्स रिजिम से रिटर्न भरो या नए वाले से भरो, 50,000 की डिडक्शन तो सबको मिलेगी, हर एम्प्लॉय को जिसकी इनकम सैलरी से आ रही है। इनकम सैलरी से आनी चाहिए।